जय हिंद, राम राम। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज पहले होगा लूसेंट, और लूसेंट में आज होगा पॉलिटी, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, चैप्टर 10, यानी कि आपका होगा मौलिक अधिकार तक। देसी रियासत का भारत में विलय से लेकर होगा मौलिक अधिकार पूरा कंप्लीट। हो सके तो थोड़ा सा हम दर्शन कर लेंगे, राज्य के नीति निर्देशन तत्व भी और मौलिक कर्तव्य भी देख सकते हैं, टाइम बचेगा तो। चलते हैं, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिएगा, आप लोग बोलिएगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा। उसके बाद हम लोग लूसेंट के बाद करेंगे स्पीडी जीके और फिर स्पीडी साइंस। चलिए बताइएगा, रियासत मंत्रालय किसके नेतृत्व में बनाया गया था? हाँ, रियासत मंत्रालय जो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ठीक ना। और एक दो क्वेश्चन है, बताइएगा, जूनागढ़ का जो विलय हुआ किस आधार पे हुआ? जनमत संग्रह पर। किस आधार पर हुआ? जनमत संग्रह पर। और एक बात बताइए, जूनागढ़ का विलय कब हुआ? कोई जान रहे हैं? 1948 में। 1948 में, ठीक ना। जूनागढ़ का 1948 में। आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद का जो विलय हुआ किस माध्यम से हुआ है? पुलिस करवाई, और ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक ना। और जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ किस माध्यम से हुआ? विलय पत्र के माध्यम से हुआ। किस पत्र से हुआ? विलय पत्र के माध्यम से। ठीक ना। चलिए, और एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देसी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? देसी रियासत के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, उस समय सचिव था बीपी मेनन। हाँ, इधर से आ जाओ। सचिव कौन था? बीपी मेनन, ठीक ना। ये भारत सरकार का सचिव था, मतलब सरकारी पद पर कौन था? बीपी मेनन, ठीक ना। और नेता हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए ये चैप्टर हो गया, छोटा सा चैप्टर था। आगे बढ़ते हैं, अगला है चैप्टर नंबर 7, संघ और उसका राज क्षेत्र। क्या 1947 है? बढ़िया से देख ले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र। बताइएगा, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अच्छा, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत एक देश है या राज्यों का संघ है? राज्यों का संघ। अच्छा, ये बताइए, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में। और बताइए, किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 में। किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 में है। अच्छा बताइए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। चलिए बताइएगा, नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। अगर भारत में किसी राज्य को मिलाना है तो किस अनुच्छेद के तहत मिलाएंगे? अनुच्छेद 2 के। जैसे सिक्किम को हम मिलाए थे 1975 में अनुच्छेद 2 से। बात समझेंगे कि ना। अच्छा, सिक्किम की चर्चा हो रहा है तो सिक्किम को, हाँ, किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य बनाया गया। बात समझे? राज्य नहीं, रुको ना, राज्य बनाया गया सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का राज्य बनाया गया। बात समझे? लेकिन पूछ देगा, भारत में शामिल किया गया है
किस संविधान संशोधन के तहत? तो 35वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974। क्लियर, बात समझा? हाँ, शामिल किया 74 में 35वां संविधान संशोधन के तहत। अब राज्य का जो दर्जा मिला वो 36वां संविधान संशोधन 1975। ओके ना, बात समझे? ये दोनों क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 2 क्या बोला? राज्यों का प्रवेश, भारत में राज्यों का प्रवेश। और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है बताइए तो? हाँ, तो अनुच्छेद 3 कहता है जैसे उड़ीसा अपना नाम चेंज किया, ठीक ना, तो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, जैसे बिहार से अलग होकर बना कौन? झारखंड। तो अनुच्छेद 3 के तहत बिहार से अलग होकर बना झारखंड, अनुच्छेद 3। तेलंगाना जो बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर, अनुच्छेद 3 के तहत। बात समझे ना? उत्तराखंड जो बना अनुच्छेद 3 के तहत। नाम में परिवर्तन, अब मान लीजिए अगर सीमा में परिवर्तन करना है, राज्यों की सीमा में, बोले अभी सीमा मेरा यहाँ तक है, बोलेगा नहीं सीमा थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो सीमा में भी परिवर्तन होगा अनुच्छेद 3। यानी कि भारत के अंदर अगर कोई परिवर्तन होगा तो वो अनुच्छेद 3 के तहत। अब भारत में अगर किसी को शामिल करना है, जैसे हमको पाकिस्तान को हमको मिलाना है, तो अनुच्छेद 2 के तहत। बात समझे? अगर पाकिस्तान को हम लोग मिलाएंगे किसके तहत? अनुच्छेद 2, वही मिलने वाला है, अगला टारगेट है हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को पूरा बढ़िया से अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर कोई भी संशोधन होगा तो किस अनुच्छेद के तहत संशोधन होगा? ठीक है, ऐसे तो मान लीजिए संविधान संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 के तहत, संविधान संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक ना। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 4। यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून है उसको जो शक्ति प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 4। उस पर कोई भी कानून बनेगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर कोई भी कानून बनाएगा तो उसको बनाएगा कौन? संसद। कौन बनाएगा? संसद। किस अनुच्छेद के तहत बनाएगा? अनुच्छेद 4 के तहत। बात समझे? अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी संशोधन करना है तो कौन कहेगा? संसद। बात समझे? अब संसद किस अनुच्छेद के तहत कहेगा? अनुच्छेद 4, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आप लोग का। बताइएगा, राज्यों के नाम में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण किस संशोधन के तहत होता है? राज्यों के नाम में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण किस संशोधन के तहत होता है? हम किस अनुच्छेद ने बोले हैं, किस संशोधन के तहत होता है? किस संशोधन के तहत होता है बताइए। संशोधन जो है ना 4 प्रकार के होते हैं, साधारण, विशेष, ठीक ना। तो संशोधन किस संशोधन के तहत होगा? तो याद रखिएगा साधारण बहुमत के तहत। संशोधन में कौन सा? साधारण बहुमत। बस समझें, राज्यों के सीमा में परिवर्तन करना है, नामों में परिवर्तन करना है, ये सब साधारण बहुमत के तहत होगा। किसके तहत होगा? साधारण बहुमत, ठीक ना। आज साधारण बहुमत की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 368। बस समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तनिका भाग का चर्चा कर लेते हैं। संविधान के जो प्रमुख था भाग है, 3-4 गो भाग खूब पूछता है एग्जाम में, तो उसको हम देख लेते हैं। बताइएगा आप लोग, निर्वाचन की चर्चा किस भाग में है? भाग 15। निर्वाचन कौन सा भाग? 15। निर्वाचन कौन सा भाग है? 15। राजभाषा कौन सा भाग में है? 17। राजभाषा 17, ठीक ना। आपात उपबंध कौन सा है? 18। आपात उपबंध कौन सा है? 18। बताइएगा संविधान संशोधन कौन सा भाग है? 20। संविधान संशोधन कौन सा है? 20 है। चलिए ठीक है, और थोड़ा देख लेते हैं। बताइए पंचायत कौन सा भाग में है? 9। पंचायत भाग 9। बताइएगा नगर पालिका कौन सा है? 9 का ख। नगर पालिका 9 का ख। और सहकारी बताइए 9 का ख। और एक क्वेश्चन यहाँ से है, कनेक्टेड है। सहकारी समिति का जो नाम, सहकारी समिति किस संविधान संशोधन के तहत? नहीं नाम नहीं, अब पंचायतें में हैं, ठीक ना। 97 संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति
को जोड़ा गया है। सहकारी समिति 97 संविधान संशोधन 2011, बात समझेगी ना। सहकारी को कब, 97 संविधान संशोधन 2011, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्यों का पुनर्गठन आ गया। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, राज्यों का पुनर्गठन। यहाँ ध्यान से सुनिए, वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। आज कई क्वेश्चन बना कर लाए हैं हम, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हट के भी रहेगा, थोड़ा ज़्यादा यहाँ ध्यान दीजिए। बताइएगा, भाषा के आधार पे गठित प्रथम आयोग कौन सा था? हाँ, भाषा के आधार पे गठित प्रथम आयोग कौन सा था? हाँ नहीं जी, ये था ए.के. धर आयोग। कौन था? एस.के. धर आयोग। कौन था? एस.के. धर आयोग का गठन हुआ था 1948 में। भाषा के आधार पे गठित प्रथम आयोग था कौन सा? एस.के. धर आयोग। कौन सा था? एस.के. धर आयोग। अच्छा एक बताइए, कितने सदस्य था? 4 सदस्य। याद रखिए, कितने सदस्य था? 4 सदस्य। लेकिन इन्होंने एस.के. धर आयोग जो है ना, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। इसको क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। बताइएगा, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा के लिए, धर आयोग के निर्णय के परीक्षा के लिए कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस अपने जयपुर अधिवेशन में, कांग्रेस अपने जयपुर अधिवेशन में किस समिति का गठन किया था? कौन सा समिति का गठन किया था? हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ, JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भी से पटेल हो गया, और क्या कहते हैं, पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया, ठीक ना। जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, भी से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया। तीनों मिलके एक समिति का गठन किया था। बात समझे हम। ये भी क्या किया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को क्या किया? अस्वीकार किया। बात समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, तो दो गो आयोग अस्वीकार कर दिया, धर आयोग और JVP आयोग, दोनों क्या किया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को क्या किया? अस्वीकार। अब यहाँ इससे क्या हो गया? रमल्लू जो है ना, भूख हड़ताल पे चला गया। रमल्लू क्या हो गया? भूख हड़ताल पे। बताइएगा, क्वेश्चन है यहाँ से, रमल्लू के कितने दिन के भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गया? 58 दिन। कितने दिन का? 58। ये आंकड़ा आपको अलग अलग बुक में एक दिन आगे पीछे मिल सकता है, इसलिए आप एडिट मत होइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आप बताइएगा, राज्यों का जो भाषा के आधार पर, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? बताइए। फजल अली आयोग, यानी कि फजल अली आयोग से पहले भी 2 आयोग बन चुका था। एस.के. धर आयोग 1948 में, और इसी के जांच के लिए बना JVP आयोग। क्लियर? अब उसके बाद बनता है, अच्छा एक बात और क्वेश्चन, फजल अली आयोग जो का गठन कब हुआ था? हाँ 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953। हाँ, लेकिन पूछ देगा अगला क्वेश्चन पूछ देगा, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956। अगर अधिनियम बोलेगा तो 1956, आयोग बोलेगा तो 1953, अधिनियम बोलेगा तो 1956, याद रखिएगा, ठीक ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोलेगा 1956 में पास हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोलेगा तो 1956 में। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको सावधानी बरतना, ही नहीं जो राज्य पुनर्गठन देख लिए तो मार दिए, ठीक ना। और जो नहीं जानते हैं, कृपया उससे निवेदन है, आप लोग एकदम दिमाग को शांत करके सुनने के प्रयास कीजिएगा, हो सके ऑप्शन में आप टिका दीजिए, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, फजल अली आयोग जो ना कितने सदस्यीय था? कोई जान रहे हैं हम? 3 सदस्यीय था। फजल अली आयोग 3 सदस्यीय था। अगर तीनों सदस्य का नाम अगर कोई जानते हैं तो बोलिए, नहीं जानते तो प्रवचन सुन लीजिएगा, ठीक है। बताइए। हाँ, फजल अली, हृदय नारायण कुंजलू, और एक है K.M. पन्नीकर। हम याद रखें सिर्फ पन्नीकर, ठीक है। हृदय नारायण कुंजलू और एक याद रखिएगा पन्नीकर। कौन याद रखेगा? पन्नीकर, ठीक ना।
रियल केस है, पुलिस वगैरह में तो ये सब पूछने वाला है ही नहीं, ठीक ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बताइएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्यों का निर्माण हुआ और कितने केंद्र शासित प्रदेश का? हाँ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और केलिकर, पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और केलिकर पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। तो ये बताइए ये सब फ्रांसीसियों से कब मुक्ति पाया? 1954 में। यानी पांडिचेरी, यमन और चंद्रनगर और केलिकर फ्रांस से कब स्वतंत्र हुआ? 1954 में। कब हुआ? 1954 में। बताइएगा गोवा, दमनदीप, गोवा, दमनदीप पर किसका अधिकार था? पुर्तगाली का। किसका अधिकार था? पुर्तगाली का। तो पुर्तगाली से आज़ाद कब हुआ गोवा? 1961, 28 दिसंबर 1961 को। कब हुआ? 28 दिसंबर 1961 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग गोवा, दमनदीप, ठीक ना, किस संविधान संशोधन के तहत बना? गोवा, ध्यान से क्वेश्चनवा सुनिएगा, अगर गलती होगा तो सुनिएगा ध्यान से, क्या ध्यान से सुनिएगा तो नहीं हो जानिएगा तो ऑप्शन मारिएगा। गोवा, दमनदीप जो भारत का अंग बना 12वें संविधान संशोधन के तहत 1962 में। 12वें संविधान संशोधन 1962। क्लियर? कौन सा संविधान संशोधन? 12वें संविधान संशोधन 1962। ओके ना। लेकिन बोल देगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, गोवा जो है ना पूर्ण राज्य कब बना? गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तब 1957 में, हाँ 1987 में, क्या बोल देते, 57 बोल देते हैं, 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत, 56 संविधान संशोधन के तहत। ओके, बस समझा, कन्फ्यूजन क्या है? हाँ, 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा भारत का अंग बना। गोवा भारत का अंग बना, लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य बना 56 संविधान संशोधन 1987 के तहत। बात समझे कि नहीं? ओके। हाँ, 1963 में नागालैंड। हाँ, जो नागालैंड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, क्लियर हो गया था? गोवा जो भारत का अंग बना 12वें संविधान संशोधन 1962, लेकिन पूर्ण राज्य बना 56 संविधान संशोधन 1987। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा पंजाब, अच्छा एक क्वेश्चन है, शाह आयोग का जो है नाम, शाह आयोग, अभी अमित शाह पर नहीं चले जाइएगा, शाह आयोग का संबंध किससे है? बताइएगा। हाँ हाँ, शाह आयोग का संबंध किससे है? बताइए। चलिए, पंजाब और हरियाणा का जो पुनर्गठन हुआ, पंजाब हरियाणा का जो पुनर्गठन हुआ वह शाह आयोग के सिफारिश पे हुआ। बात समझे? पंजाब हरियाणा का जो पुनर्गठन हुआ किसके? शाह आयोग के सिफारिश पर, शाह आयोग के सिफारिश पर। क्लियर हो गया? ठीक ना। ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। पंजाब और हरियाणा अलग कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। पंजाब हरियाणा कब अलग हुआ? 1 नवंबर 1966 को। कौन सा आयोग? शाह आयोग के सिफारिश पे। कौन सा आयोग? शाह आयोग के सिफारिश पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। बताइएगा मिजोरम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला किस संविधान संशोधन के तहत? बताइएगा। वहाँ नहीं है बाबू, बार बार बोल रहे हैं, वहाँ हर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक ना। हाँ चलिए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए, मिजोरम को जो मिला पूर्ण राज्य का दर्जा 53 संविधान संशोधन 1986, 53 संविधान संशोधन 1986 के तहत पूर्ण राज्य बना। बात समझे कि नहीं? और ये राज्य बना कब? 20 फरवरी 1987, 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
पूर्ण राज्य बना 20 फरवरी 1987 को। कब बना? 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य कब बना? 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को बताइएगा। ये तो क्वेश्चन बताइए, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 56 संविधान संशोधन 1987, ठीक ना। अच्छा, लेकिन अगर डेट पूछ देगा गोवा पूर्ण राज्य किस तारीख को बना था, तो 30 मई याद रखिएगा। गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? 30 मई। कब बना था? 30 मई। गोवा, हाँ। अब गोवा आज़ाद कब हुआ था? तो 28 दिसंबर। गोवा आज़ाद हुआ था 28 दिसंबर 1961 को। गोवा आज़ाद हुआ 28 दिसंबर 1961 को, लेकिन गोवा पूर्ण राज्य बना 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को बताइएगा। महाराष्ट्र और गुजरात अलग कब हुआ? 1960। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गोवा 1 मई 1960, सॉरी, महाराष्ट्र और क्या कहते हैं गुजरात 1 मई 1960 को बताइएगा। नागालैंड राज्य कब बना? 1963। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। अच्छा, एक बात बताइए, नागालैंड किससे अलग हुआ? हाँ, राजा नागालैंड किससे अलग हुआ? असम से। जितना पूर्वोत्तर है ना, कुछ नहीं जानिएगा तो मार दीजिएगा असम। किससे? असम से। किससे? असम से, ठीक ना। चलिए आगे बताइए। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हाँ, ये 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971 को। कब बना? 25 जनवरी 1971 को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा, 3 राज्यों का संघ एक साथ चलता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बताइएगा कब राज्य बना? 21 जनवरी 1972। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो देखिए, ये 3 राज्य एक साथ चलता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। अब याद कैसे रखेगा? 3 आंख किसका है? शंकर। 3 आंख किसका है? शंकर। और शंकर भगवान गला में क्या लपेटे है? क्या? नाग। और नाग के पास क्या है? मणि। नाग के पास क्या है? मणि। बात समझिए, मणिपुर, त्रिपुरा, और समझे। और उसके बाद क्या है? मेघालय। क्या है? मेघालय। बात समझे कि नहीं? तो एगो साइड से याद रखना है, मेघालय। तो ये तीनों का हुआ कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम तो हम बताइए दिए आप लोग को, ठीक ना। 1975 में हुआ, 26 अप्रैल 1975 को। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को। भारत का अंग बना 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत का अंग बना, लेकिन पूर्ण राज्य बना 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अच्छा, एक बात और क्वेश्चन यहाँ से आता है। सिक्किम जो है ना, सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना, कौनवा राज्य बना? कभी कभी यही पूछ लेता। 22वां, याद रखिएगा। कौन सा राज्य बना? 22वां। कौन सा राज्य बना? 22वां। कौन सा राज्य बना? 22वां। अच्छा बताइए, छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। हाँ, अच्छा ये बताइए, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? हाँ, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। बताइएगा, उत्तराखंड जो है ना, 9 नवंबर को। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को कौन? छत्तीसगढ़। उसके 8 दिन के बाद 9 नवंबर को कौन हो गया? उत्तराखंड। 9 नवंबर को हो गया उत्तराखंड। और 9 6 कितना होता है? 15। फिर 6 दिन के बाद जो हो गया ना, झारखंड हो गया। 15 नवंबर 2000 को हो गया झारखंड। बात समझे कि ना। तो झारखंड हुआ किससे? बिहार से। उत्तराखंड हुआ किससे? यूपी से, ठीक ना। और छत्तीसगढ़ हो गया मध्य प्रदेश से। उसके बाद आंध्र प्रदेश से अलग होता है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होता है तेलंगाना। कब? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014। चलिए, ये कुछ बातें था। बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। जी 1936। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा में कब पेश हुआ? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन राज्यसभा में पेश हुआ 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को।
राज्यसभा में हुआ 5 अगस्त को, उसके एक दिन बाद हुआ 6 अगस्त को हुआ लोकसभा में, 6 अगस्त को हुआ लोकसभा में, उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त को राष्ट्रपति का साइन हुआ, राष्ट्रपति का साइन हुआ। तो राष्ट्रपति का साइन हो गया, जैसे राष्ट्रपति का साइन हुआ और उसे समझ लीजिए कानून बन गया। राष्ट्रपति का जैसे साइन हुआ कानून बन गया। तो राष्ट्रपति का साइन कब हुआ? 9 अगस्त 2019 को। क्लियर? ओके ना? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? लागू नहीं, राष्ट्रपति का साइन कब हुआ? 9 अगस्त 2019 को। लेकिन इस दिन लागू नहीं हुआ, लागू किया 31 अक्टूबर 2019 को। तो क्वेश्चन क्या है, 31 अक्टूबर 2019 को क्यों लागू किया गया? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को प्रभावी जो किया गया, लागू जो किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को जो है ना हमारे संविधान का पुनर्गठन हुआ था, 31 अक्टूबर 1948 को संविधान का पुनर्गठन। वाह, संविधान पढ़ रहे हो तो संविधान की बातें याद कर लिया। चलिए, एक आप लोग का क्वेश्चन है, बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म किस तारीख को हुआ था? कमेंट में देख लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म और मृत्यु देख लीजिएगा तो थोड़ा क्या हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो जम्मू कश्मीर, चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र जम्मू कश्मीर अब बन गया क्या? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक ना? एक हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर का क्या हो गया? विघटन हो गया, 2 भाग में बट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक ना? जम्मू कश्मीर विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में क्या है? विधानसभा। जम्मू कश्मीर में क्या है? विधानसभा। और लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है, लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। ठीक ना? वो जो लद्दाख में जो शासन चलेगा, लद्दाख में जो शासन चलेगा उपराज्यपाल के माध्यम से। किसके माध्यम से? उपराज्यपाल के माध्यम से। किसके माध्यम से? उपराज्यपाल के माध्यम से। बात समझे कि नहीं? अब लद्दाख में कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले। लद्दाख में कितने ज़िले हैं? 2, कारगिल और लेह। कारगिल और लेह। लद्दाख में कितने ज़िले हैं? 2, कारगिल और लेह। कारगिल और लेह। बात समझे कि नहीं? ये क्या बन गया? यूटी बन गया। पहले जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य। पहले क्या था? राज्य। अब क्या बन गया? यूटी। बात समझे? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक ना? यूनियन टेरिटरी। ठीक ना? ओके हो गया? आगे बढ़े हैं। अच्छा, अभी बताइएगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, पुनर्गठन जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद उसमें कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितना? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बताइएगा दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दोनों को मिला दिया गया, दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक ना? बताइएगा कब? हाँ, पहले, हाँ नहीं, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन दीव को मिला के एक कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 कब किया गया? 26 जनवरी 2000, हाँ, मिला के एक किया गया 26 जनवरी। हाँ, वही नाम रख दिया गया, हाई राजधानी द्वीप कर दिया गया। हाई राजधानी क्या किया गया? द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? बताइएगा कुल क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? कुल क्षेत्र, हाँ, एक राइट आंसर है एकदम 5। बताइएगा क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइएगा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नहीं, यहाँ कन्फ्यूजन है, सब फंस जाता है। गृह मंत्री। कौन होता है? या तो गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया कोई भी कैबिनेट मंत्री। बात समझे? या तो गृह मंत्री होगा या कोई कैबिनेट मंत्री होगा। बात समझेगी ना? याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा या तो गृह मंत्री या कोई कैबिनेट मंत्री। बात समझेगी ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका उपाध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। बताइएगा क्षेत्रीय परिषद का निर्माण जो हुआ ना, किस प्रकार से हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत
5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। बात समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, क्षेत्रीय परिषद कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है? हाँ, संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। यानी कि ऐसे याद रखा, ये विधिक निकाय है। बात समझे? संवैधानिक निकाय नहीं है, विधिक निकाय है। बात समझे? सांविधिक को भी हम कह सकते हैं विधिक निकाय। बात समझे? अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिएगा तो अच्छा है, ठीक ना। इसका जो ना आप नहीं पढ़िएगा, आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो इसके बारे में नहीं, कहीं नहीं पढ़िएगा जो किस आर्टिकल में इसका चर्चा है। संविधान में ये वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है कौन सा, हाँ, किस आर्टिकल में क्षेत्रीय परिषद है, इसका चर्चा संविधान में नहीं है। बस इसको एक कानून बना दिया गया है। इसको क्या किया गया है? एक कानून बना दिया गया है, ठीक ना। इसीलिए कहते हैं जहाँ भी सिर्फ कानून बना दिया गया है उसको कहेंगे हम संवैधानिक निकाय। सांविधिक क्या कहेंगे? सांविधिक निकाय। बात समझे? हम समझे कि नहीं? सांविधिक निकाय कहेंगे जिसको सिर्फ कानून बनाया गया है, उसका चर्चा किसी अनुच्छेद में नहीं है, तो उसको बोलेंगे सांविधिक निकाय। क्या बोलेंगे? सांविधिक निकाय। चलिए बताइएगा, पूर्वोत्तर परिषद का गठन जो है ना किस तरह से हुआ? पूर्वोत्तर परिषद का गठन, तो चलिए राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया। पूर्वोत्तर परिषद में जितना भी पूर्व के राज्य हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक ना, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, 8 राज्य आता है, ठीक ना, पूर्वोत्तर परिषद में। इसको कहते हैं हम 7 सिस्टर। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में सिर्फ कौन शामिल नहीं है? सिक्किम शामिल नहीं। कौन शामिल नहीं है? सिक्किम शामिल है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनता है, बताइएगा सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल किया गया? सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल किया गया? सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल किया गया? 1994 में। कब शामिल किया गया? 1994 में। कब शामिल किया गया? 1994 में। बताइएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। बताइएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? पूर्वी का कहाँ है? कोलकाता। बताइए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी मुंबई। पश्चिमी हो गया मुंबई, पश्चिमी हो गया मुंबई। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का कहाँ हो गया? चेन्नई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का कहाँ हो गया? चेन्नई। चलिए ये हो गया आपका, यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्या? यानी कि आप राज्यों का पुनर्गठन चैप्टर नंबर 8 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 8 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे? चैप्टर नंबर 9 नागरिकता पे। चैप्टर नंबर 9 नागरिकता पे आते हैं। बताइएगा नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 2। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2। बताइएगा नागरिकता जो ना कहाँ से कहाँ अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद? 5 से 11 नागरिकता के अनुच्छेद है। बताइएगा भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। बताइएगा एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। बताइएगा एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ और दोहरी नागरिकता का मतलब क्या हो गया? एकल नागरिकता का मतलब पूरा देश में जो है ना एक ही तरह का जो कानून है, और जो है राज्य दोहरी में हो जाएगा, राज्य में अलग अलग कानून। नहीं, दोहरी नागरिकता में होता है केंद्र का अलग नागरिक और राज्य का अलग नागरिक। बात समझे? एक केंद्र का नागरिक और एक राज्य का नागरिक। हाँ, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। बात समझे? राज्य का अलग नागरिक है और केंद्र का अलग नागरिक है। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम झकास क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम मस्त बिंदास क्वेश्चन है, ठीक ना। बताइएगा एक क्वेश्चन है, एकदम बहुत झकास क्वेश्चन है। केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त होने वाला शक्ति किस किस अनुच्छेद में वर्णित है? थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, जल्दी में बोल दिया तो एक मिस्टेक हो गया। केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त होने वाला शक्ति कौन है? जैसे मौलिक अधिकार में कुछ शक्तियां हैं जो केवल भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। बात समझे? तो मौलिक अधिकार कहाँ से है? 12 से लेके
35, मौलिक अधिकार 22 से लेके 35, उसमें कुछ अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। तो वो है अनुच्छेद 15 की जो शक्ति है, अनुच्छेद 16 का जो शक्ति है, और अनुच्छेद 19 की जो शक्ति है, और अनुच्छेद 29 की जो शक्ति है, वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 किसे प्राप्त है? केवल भारतीय को, केवल भारतीय को। बात समझे कि नहीं? इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना, एग्जाम में बारंबार पूछा, और ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट फंसता है। कौन कौन शक्ति? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 किसे प्राप्त होता है? केवल भारतीय को, केवल भारतीय को। और यहीं से एक क्वेश्चन है, चलिए हम थोड़ा मौलिक, अगर नागरिकता पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मौलिक अधिकार में एंट्री ले लिए तो हम उसको भी क्लियर ही कर देते हैं। बताइएगा, किसी भी स्थिति में कहेगी कोई भी इमरजेंसी क्यों न लागू हो, किस अनुच्छेद को निरस्त नहीं किया जा सकता? किस मौलिक अधिकार के किस मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को निरस्त नहीं किया जा सकता? हाँ, अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी सूरत में निरस्त नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। बताइएगा, आगे बताइएगा, संविधान के प्रारंभ से भारतीय नागरिक होगा किस अनुच्छेद के तहत? जहिया से संविधान स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950 से ही भारत का नागरिक होगा जन्म के आधार पर, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 5 के तहत। एकदम राइट आंसर है अनुच्छेद 5 के तहत। बताइएगा, पाकिस्तान से भारत को आने वाले प्रवासी के लिए नागरिकता प्रदान करेगा कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 6। अगर पाकिस्तान से कोई भारत आएगा उसे नागरिकता जो मिलेगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6। अब बताइएगा, किस तारीख से पहले, बताइएगा किस तारीख से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले को अनुच्छेद 6 से के तहत नागरिकता मिलेगा? किस तारीख से पहले? बस समझे, अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया है, कोई पाकिस्तान से भारत आया है, ठीक ना, किस तारीख से पहले, ठीक ना, किस तारीख से पहले जो भारत आ गया है उसको भारतीय नागरिकता मिलेगा अनुच्छेद 6 के तहत। याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 से पहले, बात समझे, हाँ, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारत आ गया है, ठीक ना, तो उसको अनुच्छेद, पाकिस्तान से कहाँ गया है? भारत, पाकिस्तान से कहाँ गया है? भारत, तो उस अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिक उसको क्या करेगा? स्वीकार करेगा। भारत का नागरिक उसको क्या करेगा? स्वीकार करेगा। और कह रहा है, और एक क्वेश्चन लाइन सुन लीजिएगा, 19 जुलाई 1948 के बाद भी अगर कोई भारत आया है, 19 जुलाई 1948 के बाद भी अगर भारत आया है लेकिन लगातार वो 6 महीना रहा, 6 महीना रहा, तो अनुच्छेद 6 के तहत उसको भारत का नागरिकता प्रदान कर देगा। बात समझे कि नहीं? हाँ, 6 माह से अगर भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक उसको क्या करेगा? स्वीकार करेगा। बताइएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो, अभी हम क्या पढ़े बाबू, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से कहाँ आया हो? भारत। अगर पाकिस्तान से भारत आया हो, अगर पाकिस्तान से भारत आया हो, पाकिस्तान से भारत आया हो, तो अनुच्छेद 6 के तहत उसको नागरिकता मिलेगा। किस तारीख? 19 जुलाई 1948। डेट क्या है? 19 जुलाई 1948। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान चला गया हो तो उसकी किस अनुच्छेद के तहत उसका नागरिकता खत्म माना जाएगा? भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 7। बात समझे? अनुच्छेद 7। हाँ, अनुच्छेद 7, यानी कि भारत से पाकिस्तान कब गया हो? 1 मार्च 1947 के बाद। अगर कोई जाए, उससे पहले कोई गया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद अगर कोई गया है कहाँ?
पाकिस्तान। 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति कहाँ चला गया है, पाकिस्तान, तो भारत का नागरिक नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 7। बात समझे कि ना? कब? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के तहत के बाद अगर कोई पाकिस्तान चल गया है तो अनुच्छेद 7 के तहत वो भारत का नागरिक नहीं होगा। हाँ, तो 3 अनुच्छेद हम बताएं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? जन्म से अगर कोई भारत में है तो भारत का नागरिक होगा। बात समझे कि ना? वो कौन कहा? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 का कहा अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई पाकिस्तान से कहाँ आ गया, भारत, तो वो भारत का नागरिक स्वीकार कर लिया गया, ठीक ना। और अनुच्छेद 7 का क्या गया? 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान चल गया तो भारत का नागरिक नहीं होगा, भारत का नागरिक नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? यानी पाकिस्तान से आया तो नागरिकता मिलेगा अनुच्छेद 6 के तहत। पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान से भारत आया तो उसको नागरिकता मिलेगा अनुच्छेद 6 के तहत। अब भारत से पाकिस्तान गया है तो उसको नागरिकता खत्म होगा अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 के तहत। बताइएगा अगर ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वच्छता से अर्जित करने के बाद भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया तो भारत की नागरिकता उसका स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 के तहत। बात समझे? अनुच्छेद 9 के तहत अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लिया तो उसका भारत का नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाए। जैसे हाल फिलहाल में अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब वो भारत का नागरिकता फिर से ले लिया है, ठीक ना। बात समझे? तो उसका भारत का नागरिकता क्या होगा? स्वतः क्या हो जाएगा? खत्म। बात समझे? अगर कोई दूसरे देश का नागरिक बन गए तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बताइएगा नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद। लेकिन बोल देगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 11। कौन सा अनुच्छेद? 11। कौन सा अनुच्छेद? 11। तो हम अनुच्छेद अभी तक पढ़े कौन कौन? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। अब मेरा दायित्व है इसको फोल्डर बना के दिमाग में फिट बनाना, ठीक ना। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। हे हो जा अपनी ज़िंदगी जी ले। चलिए, हाँ, हम क्या बताए थे? तो 26 जनवरी 1950 संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से भारत का नागरिक होगा अनुच्छेद 5 के तहत, ठीक ना। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर पाकिस्तान से कोई भारत आया तो उसको नागरिकता मिलेगा अनुच्छेद 6 के तहत। 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत से कोई पाकिस्तान चल गया तो उसका नागरिकता ख़त्म हो जाएगा अनुच्छेद 7 के तहत। बात समझेंगे ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? और कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया, कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया तो भारत का नागरिक स्वतः समाप्त हो जाएगा अनुच्छेद 9 के तहत। बात समझे? और नागरिकता संबंधी जो कानून बनाएगा संसद बनाएगा अनुच्छेद 11 के तहत। एनी डाउट? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो नागरिकता संबंधित प्रथम अधिनियम कब बना? नागरिकता संबंधी प्रथम अधिनियम कब बना? 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955, प्रथम अधिनियम कब बना? 1955। तो बताइएगा 1955 में जो नागरिकता अधिनियम बना तो कितने तरीक़ा से नागरिकता का नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है? तो ध्यान से सुन लीजिएगा, 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। अगर कोई 5 प्रकार से जानते हैं कौन कौन है तो बता सकते हैं। हाँ, पहला याद रखिएगा, जन्म के आधार से। अगर वो भारत में पहले ही से जन्मा हो, बात समझिए, भारत में जन्मा हो या उसका माता पिता भारत में जन्मा हो तो भारत का नागरिक होगा। जन्म के आधार से उसका वंशानुगत, यानी कि जैसे मेरा दादाजी भारत का है तो हम भी भारत का नागरिक हो गए, NRI कहलाएंगे, ये अलग बात है। बात समझेंगे ना? पहला जन्म, दूसरा वंश, और तीसरा हो गया पंजीकरण के आधार पे। तीसरा हो गया पंजीकरण के आधार पर। तीसरा हो गया पंजीकरण के आधार पे।
और चौथा हो गया देसीकरण, चौथा हो गया देसीकरण, चौथा हो गया देसीकरण। अब पाँचवा हो गया, अगर हम मान लीजिए पाकिस्तान का पूरा हम भूमि ले लिए, पाकिस्तान का पूरा भूमि हम भारत में समा गया, तो वहाँ का जितना नागरिक है स्वतः भारत का नागरिक हो गया। बात समझे? तो एक हो गया भूमि विस्तार के द्वारा, एक हो गया भूमि विस्तार के द्वारा। तो 5 प्रकार फिर से सुनिएगा। पहला हो गया जन्म, पहला हो गया जन्म, दूसरा हो गया वंशानुगत, तीसरा हो गया पंजीकरण, तीसरा हो गया पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, जिसको कहेंगे रजिस्ट्रेशन। जैसे रजिस्ट्रेशन के तहत कोई लगातार जो है ना 5 साल से भारत में रह रहा है, कोई लगातार 5 साल से भारत में रह रहा है या भारत में नौकरी कर रहा है, तो भारत की नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकता है। बस शर्त यही है, अप्लाई करने से जिस दिन हम अप्लाई कर रहे हैं उसके 1 साल पहले से हम लगातार भारत में रह रहे हों। लेकिन कुल मिला के हमको कितना साल रहना है? 5 साल। कितना साल? 5 साल। तो भारत का नागरिक देने के लिए मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं, देना न देना उस सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझे कि नहीं? ओके, ये हो गया रजिस्ट्रेशन। फिर होता है देसीकरण के आधार पे। बात समझे? देसीकरण। अब फिर भूमि हो गया देसीकरण। चलिए आगे बढ़े हम। अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे इसी में है समय रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण में भी है, भारतीय मूल के व्यक्ति आवेदन के पूर्व 6 माह तो भारत में हो। जैसे अगर कोई महिला भारतीय पुरुष से ब्याह कर लिया, मतलब कोई भी महिला जैसे भारतीय पुरुष से विवाह कर ले, ठीक ना, तो वो भारत का नागरिक हो गया। जैसे अभी आया है सीमा हैदर, ठीक ना, तो भारत का नागरिक हो गया, ठीक ना। भारतीय नागरिक के बच्चे अगर विदेश चल गया है तो भारत का नागरिक 6 महीना तक ही रह गया तो भारत का नागरिक स्वीकार हो जाएगा। चलिए ये सब उतना डिटेल में हमसे पूछेगा नहीं, तो हम उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बताइएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? 2019 में। CAA अदम, CAA जो अभी पूरा फेमस था, सिटीजनशिप, ठीक ना, एमेंडमेंट एक्ट। बात समझे? कब आया था? 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया? 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया? 2019। अच्छा, ये लागू कब से हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम? याद रखिएगा 10 जनवरी से। कब लागू हुआ? 10 जनवरी से। कब लागू हुआ? 10 जनवरी से। अब अगला बात जो बताने वाले हैं वो हम बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। हाँ हाँ, पहला संविधान संशोधन हुआ था। हाँ, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से बात को ध्यान से सुनिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1919 में हुआ था। 2019 में जो हुआ था उसको ध्यान से सुनिएगा। ये 3 देश, पहले याद रखिएगा 3 देश, कौन कौन? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। एक हो गया कौन? बांग्लादेश, दूसरा कौन हो गया? अफगानिस्तान, फिर हो गया पाकिस्तान। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तीनों मुस्लिम बहुल देश है। तीनों मुस्लिम बहुल देश है। तीनों कौन है? मुस्लिम बहुल देश। इसी को ध्यान में रख के ही लाया गया ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब क्या है बताइए? इसके 6 समुदाय, इसके कितने समुदाय? 6। ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, दोनों भारत का अंग था। एक अफगानिस्तान, एक क्या हो गया? अफगानिस्तान के 6 समुदाय। 6 समुदाय कौन कौन है? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। बात समझे? हिंदू हो गया, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। इस सब समुदाय के लोगों को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। भारत, इसमें मुस्लिम शामिल है? इसमें मुस्लिम शामिल है। हाँ, तो इसीलिए तो दिया। जो मुस्लिम, अगर कोई मुस्लिम बांग्लादेश से भारत में आ जाता है तो उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम भारत आ जाता है उसको नागरिकता नहीं, पाकिस्तान से आ जाता है तो उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से आ रहा है, बौद्ध आ रहा है तो मिलेगा, सिख आएगा तो मिलेगा, जैन आएगा तो मिलेगा। बात समझे? पारसी आएगा तो मिलेगा। बात समझे? अब पारसी जैसे नाम आया ना, तो दादा भाई नौरोजी पारसी था, याद रखेगा। दादा भाई नौरोजी क्या था? पारसी। अब पारसी लोग जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होते हैं, जैसे टाटा का जो है, ठीक ना, तो पारसी लोग बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और आप लोग को और एक बात बता देना चाहते हैं, अभी मेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग नहीं आए हैं, नहीं तो अभी हम ठीक आते तो थोड़ा सा ठीक रहता।
तो जो जो गांधी है, फिरोज गांधी जो है वो पारसी ही थे, थे फिरोज गांधी, ठीक ना, पारसी मुसलमान थे, ठीक ना, शायद, जहाँ तक हमको मेरे संज्ञान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने काम पे। बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो 3 देश के 6 समुदाय, 3 देश कौन हो गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 6 समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, नागरिकता की समाप्ति जो है ना कितने प्रकार से हो सकता है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। या खुद हम परित्याग कर दें, नागरिकता का हम खुद परित्याग कर दें, या हम दूसरे देश में बस जाएं। हम खुद परित्याग कर दें या हम दूसरे देश में बस जाएं, या हमको जो है ना सरकार वंचित कर दे। हाँ, अगर हम आतंकवादी हो गए, देशद्रोही हो गए हैं, हम कुछ ऐसा काम कर दिए जो देशद्रोह वाला काम है, तो सरकार हमको देश निकाला सज़ा दे दे, ठीक ना। तो ये 3 प्रकार से हमारी नागरिकता जा सकता है। पहला हो गया परित्याग, या हम दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद, तीसरा हो गया सरकार के द्वारा वंचित करना। बस समझे कि ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 ही नागरिकता हम बताए थे 2 देश में है। किस में है? एक यूएसए और दूसरा स्विट्ज़रलैंड, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, NRI मतलब क्या होता है? का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, याद रखिएगा। मतलब देखिए इसका हिंदी क्या हो गया? अस्थायी रूप से जो ना विदेश में रहा है, वो सब मतलब अस्थायी 2 साल 4 साल 3 साल, वो अस्थायी रूप से कहाँ रह रहा है? विदेश में। अस्थायी रूप से नहीं। अगर कोई अस्थायी रूप से विदेश में रह रहा है तो उसको बोलेंगे हम प्रवासी भारतीय। जैसे कमला हैरिस, वो प्रवासी भारतीय हुआ, क्या कि अस्थायी रूप से कहाँ रह रहा है? अमेरिका में। अब कोई जाके जॉब कर रहा है 1 साल 2 साल में आ गया, तो उसका वो कहलाएगा NRI। बात समझे? NRI और प्रवासी भारतीय में क्या रिलेशन है? समझ में आ गया ना? किसे कहते हैं? NRI अस्थायी रूप से विदेश में रह रहा है, परमानेंट नहीं। जो परमानेंट विदेश में रह रहा है वो कहलाएगा प्रवासी भारतीय। बात समझे कि नहीं? वहाँ की नागरिकता ले चुका है, लेकिन उसका पिताजी दादा यहाँ का था, तो वो कहलाएगा प्रवासी भारतीय। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय से लोग करें, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व प्रवासी दिवस 9 अगस्त। ये महात्मा गांधी हो गया। चलिए, और ये हो गया आपका नागरिकता ख़त्म हो गया एकदम, बहुत अच्छी तरीक़ा से नागरिकता हम आप लोग को करवा दिए, ठीक ना। अब आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार याद स्टार्ट करने के पहले ठीक ना, जागते रहना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सबसे खतरनाक सेशन, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। चलिए फटाफट बोल दीजिए आप लोग कुछ बातें। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का अधिकार पत्र। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का अधिकार पत्र। अधिकार पत्र को ही इंग्लिश में कहते हैं मैग्ना कार्टा। बात समझें? अगर गलती से दे दे मैग्ना कार्टा ना लिखे, उसके जगह अधिकार पत्र लिखे, तो आप लोग चकराइएगा नहीं, का पूछ दिया, ठीक ना। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा, ये किस देश से लिया गया है? USA से लिया गया है। चलिए आपात जो है ना, इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं। इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों इमरजेंसी का नाम गोली की रफ्तार के तहत बताइए फटाफट। राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। हाँ, पहला हो गया राष्ट्रीय आपात। पहला हो गया राष्ट्रीय आपात, जिसको कहेंगे हम नेशनल इमरजेंसी। कौन सा अनुच्छेद? 352। दूसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और तीसरा हो गया वित्तीय आपात
अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात भारत में कितने बार लागू हुआ है? एक को बार नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ना, भारत में भारत एक बार भी दिवालिया नहीं हुआ है। बात समझे? अभी हाल फिलहाल में दिवालिया होने वाला देश कौन है? अपना श्रीलंका बगल में, उसमें श्रीलंका हुआ है। हाल फिलहाल में तो बहुत सारा देश हुआ है, रिसेंटली श्रीलंका हुआ है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन है, हमको ये बताना शौक नहीं था लेकिन यहाँ से क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 352 कौन चीज़ संबंधित है बबुआ रे? हाँ, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। कभी कभी लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ देता है और एग्जाम में फंस के आ जाता है स्टूडेंट। बस समझे, हम हमेशा बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन को बचा लो, एग्जाम आपके कदमों में है, ठीक ना। तो चलिए, हाँ, तो मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लग गया है, देश में क्या लग गया है? राष्ट्रीय आपात। तो देश में राष्ट्रीय आपात लग गया तो आपको जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है, उस स्वतः समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 19 में क्या होता है? स्वतंत्रता। कौन चीज़ की स्वतंत्रता होता है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता होता है? 6 प्रकार के। जो आर्टिकल अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया, नेशनल इमरजेंसी लग गया तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? समाप्त। 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 बात समझे कि नहीं? आज स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से लेके 22। अनुच्छेद 19 से लेके 22। थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा का बढ़िया टॉपिक है, ठीक ना। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की जो बात है अब बताइएगा, आप लोग से क्वेश्चन है। आर्टिकल 19 जो ना नेशनल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 19 जो समाप्त होता है, किस अनुच्छेद के तहत समाप्त होता है? ये क्वेश्चन है आप लोग से। बात समझे हैं? आर्टिकल 19 जो नेशनल इमरजेंसी लगा 352 के, नेशनल इमरजेंसी लगता है 352 के तहत, लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगा तो स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हुआ। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो समाप्त होता है वो किस अनुच्छेद के तहत समाप्त होता है? ये क्वेश्चन नहीं, याद रखिएगा, हम इतना एक्टिंग के साथ बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठे। अनुच्छेद 358 358 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त होता है। और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 में। आज स्वतंत्रता का अधिकार जो समाप्त होगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 358। बात समझे? अनुच्छेद 358 कब लगेगा? जब नेशनल इमरजेंसी आएगा तब। और नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 352। दैट इज क्लियर। बात समझे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आने की स्वतंत्रता का जो अधिकार समाप्त होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 358। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो जनरल स्टूडेंट नहीं बता पाएगा। आप बताइएगा तो थोड़ा आप एक क्वेश्चन एज ले सकते हैं नॉर्मल स्टूडेंट से, जिसका तैयारी बढ़िया है उसमें से नहीं बताएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लुसेंट में लिखा है, लेकिन जब लुसेंट में लिखा है पढ़िएगा ना तो लाइनिए ना आपको समझ में आएगा, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। बात समझे? अब क्या बोले? हाँ, लेकिन आप उस लाइनिया को समझ नहीं पाते हैं। चलिए आइए अब यहाँ जुड़ते हैं। तो मौलिक अधिकार में और बहुत सारा अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार 22 से 35 तक है। अब बाकी जो मौलिक अधिकार है, अगर इसके अलावा और कोई मौलिक अधिकार को समाप्त करने की ज़रूरत पड़े सरकार को, तो वो जो समाप्त होता है अनुच्छेद 359 के तहत। बात समझे? स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो समाप्त होता है अनुच्छेद 358 के तहत। बात समझे? वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाकी जो अधिकार है हमको, जो बाकी मेरा फंडामेंटल राइट है, वो समाप्त होता है अनुच्छेद 359 के तहत। लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति का स्वीकृति लेना जरूरी है। लेकिन जैसे ऐसे समझिए ना, जैसे नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ वैसा ही स्वतंत्रता का अधिकार खत्म। किस अनुच्छेद के तहत? लेकिन अगर सरकार को ऐसा ज़रूरत है जो बाकी को भी हमको समाप्त करना है, बात समझे हम, जैसे हो गया समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब समाप्त करना है, तो उसके लिए वो समाप्त होगा अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 के तहत। लेकिन उसको लागू करने के पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। ओके ना? बात समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? अब हम आप लोग को बेसिक बता देना चाहते हैं। कुल मिला के 7 गो स्वतंत्रता का अधिकार था। को था को गो, लेकिन अभी है को गो? 6 गो। पहले को गो था, अब है को गो? तो एगो 7वां जो समाप्त हुआ, कौन सा हुआ?
संपत्ति का अधिकार। कौन सा समाप्त हुआ? संपत्ति का अधिकार, यानी कि कितनों संपत्ति रखे मेरा मौलिक अधिकार है, पहले था, बात समझें, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से एक लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछता है, पवन सिंह वाला लॉलीपॉप नहीं, बात समझें, इंजाम वाला लॉलीपॉप, ठीक ना। हाँ, तो पूछेगा संपत्ति का अधिकार को जो समाप्त किया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? हाँ, 44वां 44 संविधान संशोधन 1978, 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। बात समझे? तो संपत्ति का अधिकार पहले था अनुच्छेद 31 में। कहाँ था? अनुच्छेद 31 में। कहाँ था? अनुच्छेद 31 में। बात समझे कि नहीं? और 19 का एफ में। कहाँ था? अनुच्छेद 31 में और 19 का एफ में। उसको समाप्त कर दिया गया। हाँ, उसको रख दिया कहाँ? संपत्ति का अधिकार को रख दिया कहाँ? अनुच्छेद 300 के क में। कहाँ रखा? अनुच्छेद 300 के क में। अब वो कानूनी अधिकार हो गया। बात समझे? फंडामेंटल राइट नहीं रहा। बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? हो गए ना? बात समझ में आ गया ना? क्लियर? तो बताइए 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? फटाक से बताइए कोई। हाँ, 6 मौलिक अधिकार कौन है? हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आप तो उसी स्वतंत्रता में घुस गए। एक हुआ बोलने की स्वतंत्रता, पहला हुआ समता का अधिकार। पहला हो गया, हाँ, हम बोले मौलिक अधिकार 6 गो, तो 6 मौलिक अधिकार का नाम बताइए। हाँ, पहला हो गया समता का अधिकार। पहला हो गया समता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18। 14 से 18। फिर दूसरा हुआ स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा कितना हो गया? 29 30। 29 से 30। 29 30। 29 30। और उसके बाद हो गया छठा हो गया संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्लियर हो गया? ध्यान से पहले समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध हो गया, उसके बाद हो गया धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, फिर शिक्षा और संस्कृति हो गया, फिर संवैधानिक उपचार हो गया। क्लियर? चलिए आगे बताइएगा। फटाफट गोली की रफ्तार से आप लोग बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बताइएगा विधि के समक्ष सभी समान है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष सभी कोई क्या है? समान। अगर हम मर्डर करेंगे तो जितना सज़ा मिलेगा, तो राष्ट्रपति भी मर्डर करेगा तो उतने सज़ा मिलेगा। बस उसको जो है ना गिरफ्तारी के संबंध में कुछ रियायत है। बस समझे? समझे कि नहीं? लेकिन सज़ा जो है ना समान मिलेगा। तो समता का अधिकार कौन सा? अनुच्छेद 14। समता का अधिकार कौन सा? अनुच्छेद 14। बताइएगा, नीचे नहीं दिखेगा, बुक कोई नहीं देखेगा, ठीक ना। बताइएगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव कौन सा अनुच्छेद में है? 15। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। कौन सा अनुच्छेद? 15। बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है ना अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, हाँ, लोक नियोजन में अवसर की समानता 16। लोक नियोजन में अवसर की समानता कौन सा? 16। यानी कि हमको अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो हमको समान अवसर मिलना चाहिए। सभी को क्या मिलना चाहिए? समान अवसर। ये अलग बात है, जैसे ओबीसी वर्ग वाले को अनुच्छेद 16 के 4 के तहत कुछ छूट दिया गया है। बस समझे? उसी प्रकार जो 10% आरक्षण दिया है उसको भी अनुच्छेद 16 के तहत भी मिला है। बस समझे कि नहीं? समझे? तो अवसर में जो समानता का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 16। अवसर में जो समानता है यानी कि सभी को समान अवसर मिलेगा, किसके तहत? अनुच्छेद 16। अब अभी तक में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है छुआछूत। छुआछूत का समाप्ति अनुच्छेद अस्पृश्यता, जिसको कहेंगे हम अस्पृश्यता, उसी को कहते हैं हम छुआछूत। तो अनुच्छेद 17 कौन सा हो गया? अनुच्छेद 17। बताइएगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत 28। पहले नहीं धारण करता था महाराजाधिराज, हाँ, परमेश्वर की उपाधि, हाँ, विक्रमादित्य की उपाधि, हाँ। अब आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं।
आपको उपाधि देगा तो सिर्फ राष्ट्रपति देगा। कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। और एक क्वेश्चन, जो हम लोग को पुरस्कार मिलता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सब जो पुरस्कार मिलता है किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद 28 के तहत। किसके तहत मिलता है? हम लोग को जो पुरस्कार मिलता है किस अनुच्छेद के तहत? 28 के तहत। बात समझे कि नहीं? चलिए, ये उपाधि का अंत हो गया। अब आइए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार कितने प्रकार के स्वतंत्रता है? हमको 6 प्रकार के। हमको कितने प्रकार के स्वतंत्रता है? हमको कितने प्रकार के स्वतंत्रता है? 6 प्रकार के। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो कोई बताइए 6 प्रकार की स्वतंत्रता को। प्रेस की स्वतंत्रता, हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, उसके बाद व्यापार की स्वतंत्रता और बसने की स्वतंत्रता। चलिए, हम इसको जो है सीरीज से सजा देते हैं बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले आएगा 19 का ए, बोलने की स्वतंत्रता। अच्छा, मान लीजिए हम बढ़िया एकदम स्पीच देंगे, बहुत अच्छा भाषण देंगे, तो हमको कोई ना कोई सुनेगा। हाँ, बोलने की स्वतंत्रता हो गया अनुच्छेद 19 का ए। जब हम बोलेंगे तो कोई ना कोई सुनेगा तो भीड़ जुटेगा। हाँ, सुनेगा तो भीड़ जुटेगा। ऐसे बोलने से ना सुने तो ब्रेक डांस करने लगेंगे। हैं, बस समझे? तो अगर हम रोड पे जाके माइक से बोलने लगे, अगर बढ़िया स्पीच देंगे तो वहाँ का होगा? भीड़ जुटेगा। हाँ, सुनेगा लोग तो भीड़ जुटेगा। तो कहता है यहाँ सभा, यहाँ क्या कर रहा है रे सभा मंडली? अगर 10 लोग एक जगह चर्चा करने लगे तो उसको क्या कहते हैं? सभा। जब हम बोलेंगे तो क्या होगा? भीड़ जुटेगा, तो उससे क्या होगा? सभा। तो अनुच्छेद 19 का भी क्या होता है? सभा। और वो भी सभा हम कैसे कहेंगे? शांतिपूर्वक, बिना हथियार के। बात समझें? बिना हथियार के। बात समझें? तो पहले हो गया 19 का ए, हो गया बोलने की स्वतंत्रता। 19 का बी हो गया सभा, कौन का? सभा करने का। उसके बाद जब हम जगह जगह वो पूरा इंडिया में घूम घूम के सभा करने लगे, हर जगह जाके भाषण देने लगे, तब बोले हम पॉपुलर हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, ठीक ना? तो हम संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संगठन या एक पार्टी बनाएंगे। बात समझे? अब हम सभा करने लगे ना, तो सब जगह हम जाके सभा करने लगे यानी भीड़ जुटने लगा। तो उसके बाद क्या बनेगा? संगठन। क्या बनेगा? संगठन। बात समझे? एक हम अपना पार्टी बना लें। बात समझे? कोई भी चीज़ का संगठन बना लें। तो पहले बोलेंगे तो सभा जुटेगा, सभा करेंगे तो फिर क्या बनाएंगे? संगठन। बात बोलने की 19 का ए, सभा 19 का बी, संगठन हो गया 19 का सी। जब संगठन बन गया तो संगठन एक ही जगह बनेगा। हाँ, पूरा देश में। तो हम संगठन बना लिए तो पूरा देश में हम कहीं भी क्या करेंगे? परिभ्रमण करेंगे। यही ना है? हाँ, आवागमन की स्वतंत्रता। तो 19 का डी हो गया देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। अब हम संघ बना लिए, अपना संगठन बना लिए, तो संगठन बनाए तो पूरा देश में संगठन के लिए क्या करेंगे? घूमेंगे। तो देश के में कहीं भी परिभ्रमण करने की स्वतंत्रता। बात समझे? ये हो गया कौन सा? 19 का डी। उसके बाद कौन सा आता है? ई। अब देखिए, अब हम पूरा देश में घूम गए, तो अब देखेंगे पूरा देश में कहाँ बढ़िया है, स्वर्ग कहाँ है, वहाँ बस जाओ। हाँ, पूरा देश घूमे तो जहाँ हमको पसंद हुआ वहाँ क्या करेंगे? बस जाएंगे। तो 19 का ई का होता है? बसने। ये ना है? हाँ, 19 का ई कौन सी है? बसने की स्वतंत्रता। अब एक बात बताइए, आप बसने लगे तो खाइएगा का? कच्चू। हाँ, तो आप खाने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए क्या कीजिएगा? व्यापार कीजिएगा। तो वो हो गया व्यापार करने। 19 का जी हो गया व्यापार करने की स्वतंत्रता। बात समझे कि ना? तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहले बोलेंगे 19 के ए के तहत हम क्या करेंगे? बोलेंगे। जब बोलेंगे तो आदमी जुटेगा, तो हम क्या करेंगे? सभा करेंगे। तो 19 का बी क्या करेगा? सभा करेगा। जब हम सभा करेंगे, सभा करने लगेंगे तो हम पॉपुलर हो जाएंगे। तो हम सोचेंगे संगठन बना लें। जैसे अभी देखो एल्विस यादव मीटअप कर रहा है, आदमी जुट रहा है, तो मीटअप करते देखा हम पूरा पॉपुलर हुआ, तो हम एगो पार्टी बना लेते हैं। पूरा हिंदुस्तान में उसका जो है ना पॉपुलरिटी हो जाएगा, तो क्या करेगा? एगो पार्टी बना लेगा। तो हम बोले 19 का ए के तहत बोलें, बी के तहत सभा किए और सी के तहत संगठन। जब हम संगठन बनाएं, हमारा पूरा देश में संगठन है, तो पूरा देश में हम आवागमन करेंगे। पूरा देश में घूमने की स्वतंत्रता हो गया 19 का डी। पूरा देश में घूमने की स्वतंत्रता हो गया 19 तो पूरा देश में हम घूम रहे हैं, तो हमको पसंद होगा कोई राज्य,
कोई जगह पसंद होगा तो हम कहीं बस जाएंगे, तो कहीं बसने की स्वतंत्रता हो गया 19 का क्या ई। अब हम बस जाएंगे तो खाएंगे क्या, जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता हो गया 19 का जी। व्यापार करने की स्वतंत्रता 19 का जी। बात समझे कि नहीं। ये मेरा 6 प्रकार के स्वतंत्रता है, ठीक ना। अब बोलने प्रेस की स्वतंत्रता आता है 19 का ए। बताइएगा, अपराध के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन सा अनुच्छेद 20। अपराध 2 सिद्धि अनुच्छेद 20। अपराध 2 सिद्धि अनुच्छेद 20। अपराध 2 सिद्धि अनुच्छेद 20। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कहिएगा ओ माए गलती मारी के आगे लियो, ठीक ना, यहाँ से गलती होता है। बताइएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कौन सा है, अनुच्छेद 21। बताइए, नागरिकों को जो है ना स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करे, सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। किस अनुच्छेद के तहत, हाँ, अनुच्छेद 21 के तहत पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण हमको उपलब्ध कराए सरकार। कौन सा अनुच्छेद 21। यही अनुच्छेद 21 के तहत एनजीटी का स्थापना हुआ 2010 में। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना हुआ 2010 में। नहीं, वो भी नहीं है अधिनियम, उसका अनुच्छेद नहीं है, बस समझे, वो भी है कानूनी है, सांविधिक है। वो क्या है, सांविधिक है। तो पूछे यहाँ से एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली। कब गठन हुआ, 2010 में। बात समझे, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। बताइएगा, अनुच्छेद 21 का ए में क्या है, अनुच्छेद 21 का ए में क्या है, हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। लेकिन ये बोलेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, हाँ, कौन सा, 46वां संविधान संशोधन 2002। आप लोग एनसीईआरटी बुक देखिएगा ना, तो उस पर देखिएगा ऊपर में पृष्ठ पे लिखा हुआ होगा 2002, देखिएगा वहाँ बुक में, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा लिखा हुआ होगा। तो चलिए, हाँ, लागू किया गया था 2010 में। नहीं, वो तो दूसरा चीज़ है, वो दूसरा चीज़ है, हाँ, शिक्षा से संबंधित है, वो दूसरा चीज़ है, हाँ। चलिए आगे हम बढ़ें। बताइएगा, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विषय में संरक्षण कौन सा अनुच्छेद, 22। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध। अब यहाँ समझिए गिरफ्तारी क्या है और निरोध क्या है। बताइए, यहाँ थोड़ा सा हम पढ़ के सुनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे 3 प्रकार से स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे कितने प्रकार से स्वतंत्रता है, 3 प्रकार को। क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, अगर हमको गिरफ्तार कर रहा है तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। और दूसरे 24 घंटा के अंदर कोर्ट में हमको क्या करना है, पेश करना है। 24 घंटा के अंदर कोर्ट में क्या करना है, पेश। और हमको तीसरा है, हमको अपने किसी वकील से सलाह लेने का हमको अधिकार है। बात समझे। तो गिरफ्तारी के संबंध में व्यक्तियों को कितने प्रकार का अधिकार है, 3 प्रकार के। गिरफ्तारी का कारण और 24 घंटा के अंदर जेल से कहाँ भेजे, थाना से कहाँ भेजे, कोर्ट। और हमको कोई वकील से क्या करना है, सलाह ले सकते हैं। चलिए, लेकिन अगर यहाँ है निवारक निरोध, इसके मतलब अगर कोई जानते हैं तो बताइए हमको। निरोध के अंदर अनुच्छेद, गिरफ्तारी और निरोध अनुच्छेद कौन सा है, 22। गिरफ्तारी और निरोध अनुच्छेद कौन सा है, 22। सुनिए पहले सुनिए, एकदम बढ़िया से दिमाग में फिट हो गया। गिरफ्तारी तो आप लोग समझ में आ गया, अब निरोध को समझिए बढ़िया से। किसको, हाँ, अगर नज़र बंद करना, कोई घटना हमको पता चल गया हम आतंकवादी, समझिए, सरकार को पता चल गया हम आतंकवादी हैं, और ये भी पता चल गया हम कल बम ब्लास्ट करने वाले हैं भागलपुर में, ठीक ना। तो मतलब कोई कांड करने के पहले उसको गिरफ्तार करना ही निरोध है। वो कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन गलत काम करने वाला है। बात समझे। उसके पहले अगर गिरफ्तारी कर रहा है तो उसको कहेंगे हम निरोध। उसको क्या कहेंगे, निरोध, निवारक निरोध। ये भी किसके तहत होता है, अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4
खंड 3, 4, 5 के तहत एवं 6। बात समझे कि ना। अपराध करने के पूर्व गिरफ्तारी जो होता है उसी को कहते हैं निरोध। अब बात समझे, अपराध करने के पूर्व अगर गिरफ्तार करें तो उसको क्या कहते हैं हम, निरोध। क्लियर हो गया। एगो गिरफ्तार हुआ मतलब गलत काम किया तब, एगो होगा गिरफ्तार करने से पहले हो गया तो वो हो गया क्या, निरोध। वो क्या हो गया, निरोध। बात समझे कि नहीं। उसको नज़रबंद, इसको नज़रबंद जो मतलब शक के आधार पे उसको कितने दिन तक जेल में रख सकता है, 3 महीना। कितने दिन तक, 3 महीना। तो यही तो होता है। इस पुलिस से आदमी क्यों डरता है, वो बोल रहे आपको सूचना मिला है, हमको सूचना मिला है आप कुछ टेररिस्ट वाला काम करने वाले हैं, टेररिस्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो उसको अधिकार है 3 महीना तक जेल में रखने के लिए। हाँ, वो बाद में देखा जाएगा प्रमाणित होगा या नहीं, शक के आधार पे आपको 3 महीना रख देगा। इसीलिए आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा हम कुछ गलत काम नहीं किए हैं तो क्या डरना है। तो पुलिस के आगे घोड़ा के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। बात समझे। उसका रीज़न ये है, उसको अधिकार है आर्टिकल 22। बात समझे। वो बोल देगा हमको सूचना मिला है, गुप्त रूप से सूचना मिला है, जो आप जो है ना संक्षिप्त हैं, बम या विस्फोट करने वाले हैं, ठीक ना। बहुत आदमी को ऐसे जेल में देता है। इसीलिए सरकार के विरुद्ध बोलता है तो सब सोच समझ के बोलता है, सब कोई बोलता नहीं है। बात समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 3 महीना तक रख सकता है नज़रबंद, 3 महीना तक नज़रबंद रख सकता है। चलिए अब निवारक निरोध से संबंधित जो कानून बनाया गया है, अभी तक क्या क्या कानून बना है निवारक निरोध संबंधी कानून, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। जो पहला निवारक निरोध अधिनियम बना 1950 में। पहला निवारक निरोध अधिनियम कब बना, 1950 में। पहला निवारक निरोध अधिनियम कब बना, 1950 में। और इसको समाप्त हुआ 1971 में। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, निवारक निरोध अधिनियम कब बना था, 1950, और समाप्त कब हुआ, 1971 में। अगला क्वेश्चन है मीसा। अगला क्वेश्चन है मीसा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, इंदिरा गांधी के समय में, ठीक ना। हाँ 1971, ठीक ना। मीसा कब आया, 1971। 44 संविधान संशोधन 1979 के तहत इसको लाया गया था। बात समझे। तो सिंपल उतना कुछ नहीं पूछेगा, बोलेगा मीसा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। मीसा मतलब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कब आया था, 1971। कब आया था, 1971। कब आया था, 1971। और इसको निरस्त कब किया गया, 1979। इसी के नाम पर लालू यादव की बड़ी बेटी का जो नाम है मीसा, तो लालू यादव का जो गिरफ्तारी हुआ था तो इसी मीसा कानून के तहत हुआ था। जो जेपी मूवमेंट हुआ था मीसा कानून के तहत हुआ था, ठीक ना। तो उसी समय उसकी बेटी का जन्म हुआ था, मीसा भारती का जन्म हुआ था। इसीलिए अपनी बेटी का नाम रख दिया मीसा भारती। तो मीसा भारती जो उसकी बड़ी बेटी का नाम है, तो इसी कानून के आधार पर नाम रखा है। बात समझे कि नहीं। मीसा, ठीक ना। इसी कानून के तहत वो गिरफ्तार हुआ था और उसी समय जो है ना उसका बेटी का जन्म हुआ था, तो वो नामे रख दिया मीसा। बात समझे। और उसमें नाम जोड़ दिया मीसा भारती। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है, अगला है तो मीसा कब आया था, 1971 में। 8 साल के बाद उसको समाप्त किया गया 1979 में। अगला होता है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम, जिसको कहते हैं कॉफ़ी पोसा। ये आया था 1974 में। कब आया था, 1974 में। तो देखिए विदेशी मुद्रा, जैसे देखिए भारत के पड़ोस में नेपाल है, तो नेपाली मुद्रा भारत में आ गया। बात समझे। या विदेशी बहुत सारा वस्तु का तस्करी, मान लीजिए नेपाल के इधर से जो है ना हम लोग सोना का तस्करी होता है, अभी पेट्रोल का भारत में दाम ज़्यादा है तो पेट्रोल का तस्करी होता है। बात समझे। हाथी दांत ये सब का तस्करी होता है, ठीक ना। हाँ हाथी दांत का तस्करी होता है, सोना का तस्करी होता है, ठीक ना। तो इस सब तस्करी के लिए जो बना वो 1974 में। कब बना, 74। आपको मीसा लगा देगा पहले, हाँ मीसा लगा दिया, चलिए जेल में, ठीक ना। आंतरिक सुरक्षा में आप जो है ना बाधक हैं, चलिए जेल। विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम कब आया, 1974। ये क्वेश्चन एसआई में पूछा है। अगला क्वेश्चन जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये दरोगा के कोई एग्जाम में पूछा है। कब आया था, 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था, 1980। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम कब हुआ, 1950। और समाप्त कब हुआ, 71 में समाप्त हुआ। तो आया आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको कहेंगे शॉर्ट में मीसा, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, मीसा। 1971 में मीसा आया, ये 8 साल के बाद समाप्त हुआ 1979 में। फिर आता है टाडा,
कॉफ़ी पोसा, क्या आता है? कॉफ़ी पोसा, जिसको बोले विदेशी मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा तस्करी निरोध अधिनियम। विदेशी मुद्रा तस्करी निरोध अधिनियम कब आया? 1974। कब आया? 1974। ये हो गया। आगे चलिए, आगे आता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्या आता है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब? 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया? 1980। फिर आता है आतंकवाद विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। आतंकवाद विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून, जिसको कहेंगे टाडा। क्या कहेंगे? टाडा। तो टाडा कब आया था? 1985 में। टाडा कब आया था? इसी समय राजीव गांधी का हत्या हुआ था, तो आतंकवादियों से हत्या किया था। हाँ, लिट्टे ग्रुप, हाँ, तमिलनाडु का, श्रीलंका का लिट्टे ग्रुप हत्या किया था, ठीक ना। तो टाडा कब आया था? 1985। टाडा कब आया? 1985। और 10 साल रहा लगभग, हाँ, 1995 में हुआ। टाडा कब आया? 1985। टाडा मतलब आतंकवाद विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध अधिनियम। बात समझे कि ना? दिमाग में बैठ गया? टाडा कब आया? 1985। टाडा कब आया? 1985। फिर से निवारक निरोध 1950, मीसा 1971, मीसा 1971, और उसके बाद कॉफ़ी कोसा हो गया 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 और टाडा 1985। टाडा 1985। टाडा 1985। एक आता है पोटो, एक होता है लास्ट में आता है पोटो, 2001 में लागू कर गया। पोटो कब लागू किया? टेररिज्म के लिए लागू किया गया, ठीक ना। हाँ, 2001 में। ये कुछ नहीं, दूसरा नहीं है, टाडा और पोटो एक के है, उसी का एडवांस वर्जन है। बात समझे? हाँ, टाडा का ही एडवांस वर्जन है पोटो। बस पोटो 2001 में। बात समझे? टाडा 1985 में, पोटो 2001। चलिए, ये हो गया आपका क्या? निवारक से संबंधित जो है ना, जो बिना कोई गलत काम किए आपको गिरफ्तार कर सकता है, उससे संबंधित समय समय पर जो देश में कानून बना वो है। बात समझे? खत्म हो गया है। हाँ, सब आता है, ख़त्म होता है। बस समझिए, समय समय पे सबको, हाँ, कुछ समय के लिए आता है, समाप्त किया, लेकिन हर राज्य अपना बना के रखा है। हर राज्य में अपना स्पेशल बनल है। आपको चाहेगा तो अभी गिरफ्तार कर लेगा, हमको चाहेगा तभी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा देगा आप सुरक्षा में। चलिए, अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन? अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध 23 और 24। बताइएगा। मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम। मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम कौन सा? अनुच्छेद 23। इसमें कहता है क्या? किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी, ठीक ना, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। पहले मानव का खरीद बिक्री होता था, दास प्रथा जिसको कहते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं। बेगारी आप किसी को खटा नहीं सकते हैं, बेगारी किसी को खटा नहीं सकते हैं। तो आपको जो है ना, अगर कोई शिकायत कर देगा तो आपको सज़ा हो जाएगा अनुच्छेद 23 के तहत, अगर किसी को बेगारी खटा रहे हैं तो, ठीक ना। लेकिन सबसे ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये पिछले 18 के कोई पुलिस के एग्जाम में पूछा है। अनुच्छेद 24 ये पूछा है, 14 वर्ष से कम बच्चे को, 14 वर्ष से कम, ध्यान, इस पर 2 गो श्रम वाला जो कानून है अनुच्छेद 23 के तहत भी है। देखिए, अनुच्छेद 23 को ध्यान से पढ़िएगा, श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, ठीक ना। तो उसमें भी है, बालक से लेकर 23 में भी है। लेकिन अगर ध्यान से पढ़िएगा, अनुच्छेद 24 क्या है? 14 वर्ष से कम बच्चे को अगर जोखिम भरा काम करवाते हैं तो आपको सज़ा होगा। 14 वर्ष से कम बच्चे को जोखिम भरा अगर काम करवाते हैं तो आपको सज़ा होगा। कौन सा अनुच्छेद से? 24। अनुच्छेद 24। बात सही। 14 वर्ष से आयु कम बच्चे को कारखानों, खानों या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त करता है तो उसके मालिक को क्या होगा? सज़ा होगा। बस समझे? 14 वर्ष से कम बच्चे को, ठीक ना। तो अनुच्छेद 24। और 14 वर्ष नहीं बोला, अब बच्चा को बेगारी होटल में खटा रहा है तो अनुच्छेद 23, वहाँ भी बच्चे हैं, अब बेगारी खटा रहा है तो 23। बस समझे? लेकिन अगर लिख दिया 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखाना में खटा रहा है, जोखिम भरा काम करवा रहा है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ, 24 और 14 मिलता है, तो दोनों तो ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आइए धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेके 28। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से के 28। हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, अनुच्छेद 25। हम किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, कौन सा? अनुच्छेद 25। किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, कौन सा? अनुच्छेद 25।
अब देखिए, अगर हम धर्म मान रहे हैं तो उसका प्रबंधन भी करेंगे। मान लीजिए हम घर में मूर्ति रखे हैं तो उसका पूजा पाठ करेंगे, हाँ, उसका रख रखाव करेंगे, बढ़िया से सेवा। प्रबंधन मतलब होता है मेजरमेंट, है। प्रबंधन का इंग्लिश का होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या हो गया, बढ़िया से उसको देखभाल करना, रख रखाव करना। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं की नहीं कहता है, ट्रस्ट। देखिए धार्मिक ट्रस्ट होता है ना, हाँ, हम मंदिर मस्जिद के लिए सब कुछ ट्रस्ट बनाता है अपनी अपनी संस्था के देख रेख के लिए, अपने मंदिर के देख रेख के लिए। वह पोषण करने तथा विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार है, ठीक ना। यानी कि आप एक लाइन में अपने धर्म के प्रबंधन करने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र हैं। कौन सा अनुच्छेद 26। प्रबंधन करने के लिए हम किसी ट्रस्ट की स्थापना कर सकते हैं, बात समझे। ट्रस्ट मतलब किसी संस्था की स्थापना कर सकते हैं, बात समझे। देखते हैं ना गुरुद्वारा सब में, अमृतसर में कितना मतलब लंगर चढ़ाता है। तो अपना मान लीजिए उसको जो चढ़ावा मिला तो उसको बढ़िया से रखेगा, उस चढ़ावा को जो चंदा मिलता है उसको बढ़िया से रखेगा, तब ना आम आदमी का सेवा करेगा, हाँ, बात समझे। जो सिद्धि साई वाला है, हमेशा भोजनालय चलते रहता है, वहाँ